तो आज हम लोग बात करेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन पे कि ये एंगुलर एक्सीलरेशन होता क्या है और इसका बाकी फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी, इनके साथ इसका रिलेशन कैसा होता है और जो भी रिलेशन होता है वो रिलेशन होता क्यों है। हमारा एम्फेसिस इस क्यों में सबसे ज्यादा होगा। तो जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे हैं कि ये एक्सीलरेशन है, तो चेंज इन वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है, लेकिन ये लीनियर नहीं है, यानी कि ट्रांसलेशनल नहीं है, ये एंगुलर है, यानी कि ये रोटेशनल मोशन के साथ एसोसिएटेड एक्सीलरेशन है। तो एक्सीलरेशन, खासकर ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन जिसके बारे में हम जानते हैं, तो वो बेसिक चीजें क्या क्या है जो हम जानते हैं। अगर ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन यानी कि लीनियर एक्सीलरेशन की बात किया जाए तो हम जानते हैं कि लीनियर एक्सीलरेशन को हम कह सकते हैं, एवरेज लीनियर एक्सीलरेशन को हम कह सकते हैं दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय कितने समय में वो चेंज इन वेलोसिटी हुआ, दैट इज एवरेज लीनियर एक्सीलरेशन। और अगर इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की बात किया जाए तो एक्सीलरेशन इंस्टेंटेनियस दैट इज इक्वल टू एक छोटे से समय में, dt समय में, इनफाइनाइटेसिमल टाइम में अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, लेट अस से दैट चेंज इज dv, तो हम कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन उस समय, उस छोटे से समय के लिए हम कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इज dv dt, यानी कि वेलोसिटी का टाइम रेट चेंज। और साथ ही साथ अगर बाकी फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि फोर्स, उसके साथ हम इस एक्सीलरेशन को इंटर रिलेट करना चाहें तो हम कहेंगे कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, किसी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है, डिवाइडेड बाय उस बॉडी का मास। तो ये बेसिक नॉलेज जो है ये हमारे पास है अबाउट लीनियर एक्सीलरेशन। कुछ इसी तरह का रिलेशन हमें एंगुलर एक्सीलरेशन में भी मिलता है। अब जैसे कि नाम से ही समझ पा रहे ये एक्सीलरेशन है, यानी कि ये समहाउ रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होगा, लेकिन ये वेलोसिटी इस बार लीनियर नहीं होगा, यानी ट्रांसलेशनल नहीं होगा, बल्कि एंगुलर होगा। तो लेट अस से एक बॉडी है जो कि रोटेट कर रहा अबाउट दिस एक्सिस। वो रोटेट कर रहा किस एंगुलर वेलोसिटी से? लेट अस से कि वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करने का मतलब क्या है कि ये जो एंगुलर वेलोसिटी होता है, जैसे कि लीनियर वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहां पर यही हो जाता है रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर पोजीशन, यानी कि यूनिट टाइम में कितना एंगल ये सबटेंड कर रहा है रोटेट करते हुए, वही होता है उसका एंगुलर वेलोसिटी। लेट अस से इनिशियली इसका एंगुलर वेलोसिटी अभी इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई है, इस पे कुछ एक्सटर्नल एजेंट लगा जिसने कि इसके मोशन का जो स्टेट है उसको चेंज कर दिया। मोशन का स्टेट चेंज कर दिया मतलब इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है उसे चेंज कर दिया। हमें पता है वो फोर्स जो है, वो एजेंट जो है, उस एजेंट को हम मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, यानी कि टॉर्क कहते हैं। टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल रोटेशनल मोशन में उसके स्टेट को चेंज करने के लिए। जैसे फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, उसमें जो स्टेट ऑफ मोशन है उसे चेंज करने के लिए, वैसे ही टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल हियर। तो कहने का मतलब यह है कि आप मान लें कि यहाँ पर एक टॉर्क अप्लाई हुआ, उस टॉर्क के एप्लीकेशन के कारण इसका जो रोटेशन है, लेट अस से ये ऐसे घूम रहा था, इस तरह से घूम रहा था, अब एक टॉर्क लगा जिसके कारण अब ये तेज घूमने लगा, यानी कि अब की बार इसका एंगुलर वेलोसिटी जो है वो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर गया। लेट अस से वो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करके ओमेगा एफ बन गया, एंगुलर वेलोसिटी फाइनल। सो एक पीरियड ऑफ टाइम में ये घटना घटित हुई। लेट अस से दैट पीरियड ऑफ टाइम इज डेल्टा टी। सो यहां से यहां पहुंचने में डेल्टा टी टाइम लगा। तो हम यहां से कह सकते हैं बाय डेफिनेशन, इसके प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। अभी जो हम लोग बात करेंगे इसके प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वहीं से हम इसे डिफाइन करेंगे। तो वहां से प्रमाण शुरुआत होगी, अगली चीजों का जो प्रूफ है वहां से शुरुआत होगी। पहले डिफाइन तो हमें करना होगा
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को पहले हमें डिफाइन करना पड़ता है, उसका कोई प्रूफ नहीं होता है, उसे बस हम उस तरीके से हम उसे डिफाइन कर रहे हैं। जैसे लीनियर एक्सीलरेशन को डिफाइन किया जाता है, वैसे ही एंगुलर एक्सीलरेशन को हम डिफाइन करेंगे। हम कहेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन को अल्फा से डिनोट किया जाता है। एंगुलर एक्सीलरेशन का एवरेज वैल्यू इस डेल्टा टी टाइम पीरियड के दौरान ये होना चाहिए फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय कितने समय में ये घटना घटित हो रही है। हम स्केलर फॉर्म में ही इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में नहीं कर रहे हैं। सो स्केलर फॉर्म में अगर देखते हैं, मैग्नीट्यूड के टर्म में अगर देखते हैं, तो ये कुछ शर्तों पे लागू होता है, तो उन शर्तों पे हम आगे डिस्कशन के दौरान हम ऑब्वियसली बात कर लेंगे। सो यहाँ पर हम इसे इस तरीके से कह सकते हैं। शर्त क्या होता है, अगर मैं इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करूँ, यानी कि ये मोशन जो है रेक्टिलिनियर मोशन है। अगर ये मोशन इन ए प्लेन होता तो फिर हमें इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता। ये रेक्टिलिनियर मोशन है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। स्केलर फॉर्म में हम ये कह सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में कहें तो हम यहाँ कहेंगे वेक्टर एंड दिस वेक्टर। सो स्केलर फॉर्म में हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर भी इसका एक मतलब है कि जब हम स्केलर फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम ये मान रहे हैं कि जिस दिशा में इसके पास एंगुलर वेलोसिटी है, बाकी जो फिजिकल क्वांटिटीज इस पे लग रहा है, बाहर से एजेंट जो लग रहा है, दैट मीन टॉर्क जो अप्लाई हो रहा है, वो भी इसके दिशा में हो या फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो। कहने का मतलब ये है कि ये अगर इस प्लेन में रोटेट कर रहा है तो हम जिस फोर्स के कारण टॉर्क देंगे इस पे, वो फोर्स भी इसी प्लेन पे लगेगा, किसी दूसरे प्लेन पे नहीं लगेगा। यानी कि ये ऐसे घूम रहा है, हम फोर्स ऐसे लगाएंगे ताकि घूमने का जो डायरेक्शन है ये हमारे लगाए हुए टॉर्क का भी वही डायरेक्शन हो या फिर उसका अपोजिट डायरेक्शन हो, एग्जैक्टली सेम या अपोजिट। जैसे रेक्टिलिनियर मोशन में होता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए या तो हम यहाँ पर फोर्स लगाएंगे अलोंग दैट लाइन या उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, तो ये सारी चीज़ें वैलिड होती है, वरना हमें वेक्टर फॉर्म कंसीडर करना पड़ता है। यहाँ पर वो थोड़ा कठिन हो जाएगा वेक्टर फॉर्म कंसीडर करने से, क्योंकि फिर हमें जो भी फिजिकल क्वांटिटीज एसोसिएटेड है उसका एक्स कॉम्पोनेंट, वाई कॉम्पोनेंट, जेड कॉम्पोनेंट लेके चलना होगा। दैट्स वाई फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, चूंकि ये बिगिनर्स लेवल है, जब आप 11th-12th में ये सब पढ़ते हैं, दैट इज एट द बिगिनर्स लेवल, तो इसीलिए यहाँ पर आपको उस वेक्टर फॉर्म से आपको मुक्ति दिया जाता है। यहाँ पर इसे सिंप्लीफाइड तरीके से हम इसे अप्रोच करने की, समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन हो गया। इन द सेम वे अगर मैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन की बात करूं तो ये बाय डेफिनेशन, दिस इज आल्सो बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डी ओमेगा डी टी। तो ये बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं, ये बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं। लेकिन जैसे कि यहां भी ये बाय डेफिनेशन था, हम ये बाय डेफिनेशन नहीं कह सकते हैं कि एंगुलर एक्सीलरेशन जो है, एंगुलर एक्सीलरेशन विच इज लीनियर एक्सीलरेशन का ही वो काउंटर पार्ट है, आप कह सकते हैं रोटेशनल मोशन में, या एनालॉग है रोटेशनल मोशन में, दैट इज इक्वल टू फोर्स का जो काउंटर पार्ट है या एनालॉग है लीनियर फोर्स लीनियर मोशन के लिए होता है और ये रोटेशनल मोशन के लिए होता है। तो रोटेशनल मोशन में फोर्स का जो एनालॉग है डिवाइडेड बाय मास का जो एनालॉग है, हम डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं, बिकॉज दैट इज नॉट बाय डेफिनेशन। ये बाय डेफिनेशन है। हमने फोर्स को भी वैसे ही डिफाइन किया था, न्यूटन ने डिफाइन किया था ऑफ कोर्स। सो न्यूटन ने फोर्स को कुछ इस तरह से डिफाइन किया था, क्योंकि फोर्स का डेफिनेशन तब तक था नहीं, तो ऐसे उन्होंने इसे डिफाइन कर दिया था, और ये तो बाय डेफिनेशन है ही। हम बाय डेफिनेशन एंगुलर एक्सीलरेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर इसे देखा जाए तो इसका लीनियर मोशन में, रेक्टिलिनियर मोशन में या लीनियर मोशन में
जो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है उसका रोटेशनल मोशन में एनालॉग ये बनता है, लेकिन इसे हम बाय डेफिनेशन नहीं कह सकते, अभी तक हमने टेस्ट नहीं किया है। ऐसा होगा या नहीं होगा, यही तो कहानी है, यही तो हमें प्रमाणित करना है कि ऐसा होगा कि एंगुलर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसा होता है। तो ऐसा कैसे होता है, इसे हम कैसे प्रमाण कर सकते हैं, चलिए अगले पड़ाव में हम लोग यही देखेंगे। तो क्या करना है, इसके स्टेट को हमें चेंज करना है। इनिशियली ये जो है ये रोटेट कर रहा है ओमेगा आई एंगुलर वेलोसिटी से, दैट इज द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी। उस एक्सिस जो है वो एक्सिस यहाँ से पार हुआ है, इस तरह से एक्सिस, ये पेन को देखें, पेन ये एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इस तरह से रोटेट कर सकता है, ऐसे ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई से रोटेट कर रहा है। अब इसमें कहीं पर हम लोग एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसके कारण कि टॉर्क यहाँ पर क्रिएट होगा। सो लेट अस से वो पॉइंट जो है जिस पॉइंट में फोर्स का एप्लीकेशन हो रहा है, लेट अस से दैट पॉइंट इज हियर, और यहाँ पर हो रहा है फोर्स का एप्लीकेशन। फोर्स का एप्लीकेशन कुछ ऐसे हुआ, फोर्स का एप्लीकेशन कुछ इस तरह से हुआ, और लेट अस से दैट इज एफ, फोर्स एफ। और ये जो फोर्स है, अगर आप इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का एक्सिस से डिस्टेंस देखते हैं या पोजीशन वेक्टर देखते हैं उस पॉइंट का, दैट पोजीशन वेक्टर, लेट अस से दैट पोजीशन वेक्टर इज आर, दैट पोजीशन वेक्टर इज आर। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, अब इस फोर्स के कारण, इस फोर्स के एप्लीकेशन के कारण जो है फोर्स कब तक अप्लाई हुआ ये हमें देखना है। तो सबसे पहले तो आप देखें बॉडी का रोटेशन किस तरह से हो रहा है। बॉडी का अगर आप रोटेशन देखेंगे तो बॉडी ऐसे रोटेट कर रहा है, और उस तरह के रोटेशन के कारण हम कह सकते हैं फॉर ए स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, dt समय बाद, dt समय बाद पॉइंट कुछ यहाँ पर पहुँचा, पॉइंट कुछ यहाँ पर पहुँचा, और पॉइंट का जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट डिस्प्लेसमेंट को आप स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट फॉर dt टाइम, क्योंकि वो टाइम इतना छोटा है। वैसे तो ये अगर लंबे समय तक आप देखें तो ये पॉइंट जो है इस तरह से सर्कल में रोटेट करेगा, जिसका सेंटर होगा ये एक्सिस जहाँ से पार हुआ है इस प्लेन में, तो उसका सेंटर होगा, ये इस तरह से घूम रहा है ये पॉइंट। लेकिन फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, dt समय में अगर आप इसे कंसीडर करते हैं तो ये इतना छोटा इसका डिस्प्लेसमेंट होगा कि आप इसे एक स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। वेल, अगर मैं अभी इस पॉइंट को ऐसे जोड़ देता हूँ, यहाँ से ऐसे मैंने जोड़ दिया, और यहाँ पर मुझे दिखा कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डी थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं, हम यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स जो काम करेगा, या फिर कहें टॉर्क कहना चाहिए मुझे, यहाँ पर टॉर्क जो काम करेगा, वर्क डन बाय टॉर्क, ये हमने ऑलरेडी ये प्रमाणित किया था टॉर्क के वीडियो में कि वर्क डन बाय टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क डॉटेड विद डी थीटा। वैसे मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि हम लोगों ने इसे प्रमाण किया था, हम लोगों ने उस वीडियो में या उस टॉपिक में जो अप्रोच रखा था वो अप्रोच ये था कि हम एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी ढूंढ रहे थे जिसे कि यहाँ पर पुट कर दे और जिसे कि डी थीटा के साथ डॉटेड कर दे तो हमें वर्क डन मिले, जैसे कि लीनियर मोशन में या रेक्टिलिनियर मोशन में हमें मिलता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉटेड विद लीनियर डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह से हम चाहते थे एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसा जिसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर हम डॉट कर दे, डॉट प्रोडक्ट ले ले, तो हमें वर्क डन मिले। और वहाँ से हमें जो मिला था, वहाँ से डेरिवेशन करते हुए हमें जो मिला था कि ये ऐसा एक क्वांटिटी है, ये टॉर्क एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि R क्रॉस F होता है। तो ये हमने प्रमाण किया था, यहाँ से हमने शुरुआत किया था।
ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क डॉटेड विद डी थीटा बाय डेफिनेशन, और जो प्रमाणित होके आया वो टॉर्क इज इक्वल टू दिस थिंग, इसीलिए हम लोग टॉर्क को ये मानते हैं। सो वर्क डन अगर हम टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के सापेक्ष में देखें तो हम कहेंगे वर्क डन इज इक्वल टू दिस। अब जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग पढ़ रहे थे उसके अगले वाले वीडियो में, अगले वाले टॉपिक में, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, दैट बॉडी, रोटेशनल बॉडी या रोटेटिंग बॉडी इज हाफ इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी उसका स्क्वायर। ये हमने देखा था। यहाँ पर भी हम लोग एक ऐसा क्वांटिटी खोज रहे थे, जिसे कि यहाँ पर पुट कर दे और यहाँ पर v स्क्वायर के जगह ओमेगा स्क्वायर रहे, यहाँ मास के जगह कुछ एक ऐसा क्वांटिटी रहे जिसे हम यहाँ पर पुट कर दे, तो हाफ इंटू दैट क्वांटिटी इंटू ओमेगा स्क्वायर हमें काइनेटिक एनर्जी दे। तो हमने देखा वो क्वांटिटी क्या निकल के आया, वो क्वांटिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आया, और उसी के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फॉर्मुलाइज किया गया, मतलब उसका फॉर्मूला दिया गया। So that is moment of inertia, that is basic definition कि rotational kinetic energy is equal to half into I into omega square। यानी कि हम कह सकते हैं कि टॉर्क के सेंस में हम देख रहे हैं तो हम पा रहे हैं कि इतना काम हुआ। अब वो काम जाएगा कहाँ पर? वो काम बॉडी अगर यहाँ पर एक्सिस बना के बिना पोटेंशियल चेंज किए रहे, दैट मीन उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी में अगर चेंज ना हुआ तो, अगर ये ऊपर ना चढ़े या फिर किसी दूसरे तरह के फील्ड में, इसमें अगर थोड़ा चार्ज है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम उसे रख रहे हैं और इसे पुश कर रहे हैं, तो वैसी चीज़ें नहीं हो रही है। ये एक ही जगह पे स्थित है, एक ही लेवल पे स्थित है, ये ऊपर नहीं चढ़ रहा, नीचे नहीं जा रहा, यानी कि इसका पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा। अगर ऐसा हो तो ये पूरा का पूरा वर्क डन जो है कहाँ पर जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं दैट सेम वर्क डन जो इसने किया, इस टॉर्क ने किया about this displacement, angular displacement, इसके कारण जो काम किया, that is equal to, अगर by definition आप देखते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो उसी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को वो इंक्रीज कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं that work done is equal to final rotational kinetic energy which is half into I, which is moment of inertia of that body, into final angular velocity minus, that is final rotational kinetic energy minus initial rotational kinetic energy। तो इसे मैं जगह चाहिए तो इसे मैं मिटा देता हूं। Initial, that mean half into I into omega initial का स्क्वायर। सो ये इनिशियली ये था जब ये इस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा था, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी था हाफ इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू दिस एंगुलर वेलोसिटी उसका स्क्वायर। उसमें कुछ वर्क डन किया गया, वर्क दिया गया, यानी कि एनर्जी दिया गया, तो इसका अब एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो गया। तो अभी इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो है हाफ इंटू, इस सेम बॉडी है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी द सेम, एक्सिस भी चेंज नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। सो द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू हाफ इंटू सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा फाइनल का स्क्वायर। तो वर्क यहां पर दिया गया, ये स्थिति बना, तो वर्क दिया गया बराबर यहां का काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, माइनस यहां का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो हम उसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये चीज तो इसके बराबर है। अब क्या करते हैं हम लोग, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम ये मान रहे हैं कि फोर्स जो है, फोर्स को कुछ ऐसे अप्लाई किया जा रहा है ताकि चीजें सिंपल हो। फोर्स को ऐसे अप्लाई किया जा रहा कि फोर्स इसी प्लेन में रहे जिस प्लेन में ये बॉडी रोटेट कर रहा है। यानी कि बॉडी का जो रोटेशन का जो एक्सिस है, ये एक्सिस जो है, एक्सिस ऐसे है, यानी कि डी थीटा का डायरेक्शन अगर देखें, डी थीटा का डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग है। ओमेगा आई, ओमेगा एफ, इनका डायरेक्शन भी देखें तो इसी डायरेक्शन में है, एक्सिस के डायरेक्शन में है। और एक्सिस क्या है, यहां पर नॉर्मल है इस सरफेस पे। तो फोर्स को अप्लाई किया गया इस सरफेस के अलोंग, जिसके कारण कि आर क्रॉस एफ उसका जो डायरेक्शन बना वो उसी डायरेक्शन में बना।
अगर मैं इस रोटेटिंग बॉडी में फोर्स ऐसे लगा दूंगा तो इसका एक्सिस चेंज हो जाएगा। तो इस केस में, ऐसे केसेस में, कॉम्प्लिकेटेड केसेस में ये ऐसे रोटेट कर रहा है, अगर मैं सीधे ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो वो उसी एक्सिस में रोटेट करेगा, उसी प्लेन में रोटेट करेगा। लेकिन इस बॉडी पे अगर मैं ऐसे फोर्स लगा दूं तो ये ऐसे रोटेट करने लगेगा। सो उसका एक्सिस वगैरह सब चेंज हो जाएगा। तो उस समय चीज़ों को डिराइव करने के लिए, इंटर रिलेट करने के लिए हमें हर फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि थीटा हो गया यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, टॉर्क हो गया, इवन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन सब को अलग अलग कंपोनेंट्स में कंसीडर करना होता है। उसके एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट, वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट, जेड एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट, तो वो कम्बरसम हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। इसीलिए आपके लेवल में, आप अपने टेक्स्ट बुक्स में भी यही पाएंगे कि आपके लेवल में अप्लाइड फोर्स ऐसा होता है ताकि वो उसी प्लेन में रहे जिस प्लेन में बॉडी रोटेट कर रहा है। जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, वो पॉइंट जिस प्लेन पे रोटेट कर रहा है उसी प्लेन पे फोर्स रहेगा। सो अगर ऐसा हुआ तो हम ये पाते हैं कि डी थीटा का जो डायरेक्शन है, टॉर्क का भी वही डायरेक्शन है। तो सिंपली हम इसे कह सकते हैं, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, हमने सिंपल केस कंसीडर कर लिया कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, टॉर्क एंड डी थीटा। सो यहाँ से अब हम इन दोनों को जब इंटर रिलेट करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हाफ आई, यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ओमेगा एफ का स्क्वायर माइनस ओमेगा आई का स्क्वायर, या सो लिख दूं मैं यहाँ पर। सो दिस वन विच इज दिस इज इक्वल टू दिस थिंग टाउ डी थीटा। नाउ वन इंटरेस्टिंग थिंग वी आर गोइंग टू फाइंड, वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप इस चीज़ को देखें और इसका लीनियर एनालॉग को देखते हैं, यानी कि ट्रांसलेशनल मोशन में इसका एनालॉग को देखते हैं, तो आप क्या पाते हैं? आप पाते हैं इसका एनालॉग ट्रांसलेशनल मोशन में जो होगा, वो ट्रांसलेशनल मोशन में इसका एनालॉग होगा फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर है। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। और हमें पता है कि दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन इनटू द डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ऐसा होता है। शर्त यही है कि यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन शुड बी कांस्टेंट। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होता है जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, यानी कि अप्लाइड फोर्स जो है वो चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि फोर्स डिवाइडेड बाय मास इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। अब मास तो बॉडी का चेंज नहीं हो रहा है। सो हम कहेंगे कि यहाँ पर ये उस स्थिति में लागू होगा ये फॉर्मूला जब फोर्स इज कांस्टेंट ऑन अ बॉडी। अब आप गौर से देखिए ये फॉर्मूला आया कहाँ से है। हम डिराइव नहीं करेंगे, बस बेसिक चीज़ें देखेंगे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, क्यों आता है ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला इसीलिए आता है क्योंकि S जो कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, उसका टाइम रेट चेंज जो है वो v होता है या वेलोसिटी होता है, चाहे इनिशियल या फाइनल या वेलोसिटी होता है। इसका टाइम रेट चेंज ये होता है, ये दोनों तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका टाइम रेट चेंज ये होता है और इसका टाइम रेट चेंज ये होता है। अब गणित के तरीके से सोचे, ds dt इज v, dv dt इज a। अब अगर हम इसी तरह का फिजिकल क्वांटिटी चाहे किसी भी डोमेन का ले लें कि एक क्वांटिटी है, उसका टाइम डेरिवेटिव दूसरा क्वांटिटी है, अब उसका टाइम डेरिवेटिव तीसरा क्वांटिटी है, तो इन तीनों में भी तो यही रिलेशन लागू होगा। मैथमेटिकली सोचे, फिजिकली मत सोचे, मैथमेटिकली सोचे, होना चाहिए, क्योंकि हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा, इसे डिफरेंशिएट करने से ये मिलेगा, तो इसे घुमा फिरा के आप इसे इंटीग्रेट करके आप ये ला सकते हैं। हमने लाया भी है, आप लोग जब पढ़ते हैं तो आप लोगों ने किया भी है, इसे प्रमाण भी किया है। तो वही चीज़ अगर मैं लागू करता हूँ, एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरा और तीसरा किसी दूसरे डोमेन के, रोटेशनल मोशन के डोमेन के, अगर मेरे पास ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हो तो फिर मैं इस तरह का सेम फार्मूला लगा सकता हूँ उसमें, क्योंकि उसमें भी वही मैथमेटिकल प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो आपको इस तरह का फार्मूला मिलेगा।
हमें पता, हाँ हमारे पास है रोटेशनल मोशन में ऐसे फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टाइम डेरिवेटिव एंगुलर वेलोसिटी होता है, एंगुलर वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। हेंस वी कैन से कि वहां भी यही मैथमेटिकल कारसाजी अगर हम कर देते हैं तो हमें ये मिलेगा, थीटा, एस के जगह थीटा, ए के जगह अल्फा और वी के जगह ओमेगा। बात तो बराबर है। हाँ, यहां पर शर्त यह है कि जैसे ये फॉर्मूला वैलिड है तभी जब ये ए यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट हो, तो यहां पर भी ये वैलिड तभी होगा जब ये एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। लेकिन हमें नहीं पता ये कांस्टेंट होगा या नहीं होगा, भले ही हम कांस्टेंट टॉर्क लगाएं, लेकिन ये कांस्टेंट होगा या नहीं ये हम नहीं कह सकते हैं फिलहाल। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो हमारा कंसीडरेशन है, जैसा कंसीडरेशन है उस कंसीडरेशन के हिसाब से ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है। हम इनफाइनाइटेसिमल टाइम और इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए चीज़ों को हम डिराइव कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर इंस्टेड ऑफ थीटा जब हम कहेंगे कि इस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा है, वैसे ही हम ये मान सकते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, क्योंकि बहुत छोटे से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम बाकी फिजिकल क्वांटिटीज़ को कांस्टेंट मान सकते हैं। इसमें कोई गलती नहीं होती है, बिकॉज दैट इज सो स्मॉल। सो एंगुलर एक्सेलरेशन हम कह सकते हैं इस कंसिडरेशन के हिसाब से, इस छोटे से टाइम पीरियड के लिए, इस छोटे से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए ये कांस्टेंट है। हेंस दिस फार्मूला इज वैलिड। अब अगर आप इसे यहाँ पर इसे आप सब्सटीट्यूट कर दे तो आप देखें क्या पाते हैं। यहाँ पर हम कहेंगे हाफ इंटू आई इंटू, इन दिस केस दिस वन इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा इंटू डी थीटा, सो 2 into angular acceleration into angular displacement in this case which is d theta, and that is equal to torque into d theta। तो यहाँ से ये हाफ जो है 2 को कैंसिल कर देगा, d थीटा दोनों साइड से ये कैंसिल हो जाएगा। और देखें हमारे पास क्या बचा हुआ है कि टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, यानी टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। आप इसी चीज़ को ऐसे भी कह सकते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टॉर्क डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप ऐसे कह सकते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे प्रमाणित कर सकते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अप्लाइड टॉर्क डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट दिस एक्सिस। तो अब इस कहानी के अगले पड़ाव में हम लोग जानेंगे कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, उसका फॉर्मूला जो है, उसका फॉर्मूला आया कहाँ से है। तो इस पूरे सीरीज़ को देखने के लिए यहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक है, यहाँ पर जाके आप एक के बाद दूसरे वीडियोज़ को देख सकते हैं। जल्द मिलेंगे।